डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। वही आवाज़ और वही टीचर, वही एक्सपीरियंस के साथ जिस टीचर से आप लोग मैथ पढ़े हुए हैं, मैथ पढ़ रहे थे। चलिए, आप लोगों को इस वीडियो में जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को डिटेल से समझाते हुए बताएंगे, सोल्व करते हुए बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को थोड़ा अंत तक और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम में आप लोग अच्छा कीजिए, ये हमारी ओर से पूरी तरह से उम्मीद लगाई जाती है। हालांकि आप लोग के लिए पूरा मेहनत हम दे रहे हैं, आप लोग बस मेहनत कीजिए, मन लगा के वीडियो देखिए या पढ़ाई भी कीजिए अपने घर पे, तो मन लगा कीजिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, आप लोग को क्लास 10वीं के इतिहास पाठ 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2023 के इतिहास के चैप्टर 1 मतलब पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। उदय और विकास आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे इस पाठ से जो भी VI क्वेश्चन है, हालांकि BBD गाइड में दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है वही सब जानेंगे। खैर, आप लोग के हेल्प के लिए हमारा नंबर भी है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इस पाठ का जो नाम है आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारा यूट्यूब चैनल है VSK विद्यासागर सिंह। तो हालांकि जो भी इसमें VI क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, वो हम फटाफट सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्टर के हेल्प लेकर हम बताना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को जो फिगर है देखने के लिए मिल जाए। हालांकि प्रोजेक्टर ही से ही क्लास चलता है, लेकिन आप लोग के लिए जो यूट्यूब पे भी ये वीडियो आएगा, तो कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टर पे ही लाएँ। चलिए, यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न जो देखिएगा आप लोग, तो पहला प्रश्न यह दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये हुआ था आप लोग को 1871 में। हालांकि 1870 तक तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि करने से पहले मतलब युद्ध ही लड़ा जा रहा था, लेकिन 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि किया गया था। तो चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब इसका दूसरा नंबर हम देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए, जो ये प्रश्न है आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई एग्जाम में आ चुका है आप लोग को, और आने वाले एग्जाम में काफ़ी संभावनाएं इसकी बढ़ जाती है। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी है, ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण करना है तो आप लोग के लिए क्या थे, बिस्मार्क थे। क्या थे, बिस्मार्क। अगर आप लोगों को चलिए, यहाँ पे अगर कह दे इटली के एकीकरण, देखिए ज़्यादातर इटली के देता है, लेकिन इस बार ज़्यादा संभावना मेरे तरफ से लगाया जा रहा है, तो आप लोग को जर्मनी के एकीकरण दे। अगर इटली के एकीकरण देगा तो इटली के एकीकरण में 3 गो थे। कौन कौन, काउंट काबूर और ये गैरिबाल्डी और मेजिनी थे। इटली के एकीकरण में तीनों थे। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और मेजिनी थे। जिउसेपे मेजनी मतलब मेज़िनी भी इसको कहा जाता है, इसका नाम है। चलिए, अब बात है हम लोग का जो क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में जो है ये है बिस्मार्क। यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं बिस्मार्क और विलियम प्रथम भी थे आप लोग को, है ना। ये चलिए, यहाँ पे आप लोग को विलियम प्रथम भी दिया गया है आप लोग को जानने के लिए। चलिए, आगे हम देखते हैं। हालांकि जो कौन उत्तरदायी थे, मतलब मेन हैंडल करने वाले या करवाने वाले जर्मनी के एकीकरण कौन थे, तो वो बिस्मार्क ही थे, जो कि लोहा के यहाँ पे देख सकते हैं हेमलेट जैसा टोपी पहने हुए हैं, ठीक ना। यही पूरी पृष्ठभूमि तैयार किए थे। हालांकि इनका बाधक तत्व, सहायक तत्व भी था। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन के बाद 3 नंबर देखते हैं। हालांकि दूसरा का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। हालांकि सी यहाँ पे लिखा गया है, बी यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप लोग बिस्मार्क ही सही कीजिएगा। हालांकि बस इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग याद कैसे कीजिएगा। तो देखिए, 20 मतलब कुछ जहर, तो 20 मार्क मतलब मारेगा। अगर 20 मतलब सांप 20 मारेगा तो क्या होगा, आप जर जाइएगा। जर्मनी, ये मतलब जब सांप बिख या 20 मारेगा, 20 जहर मारेगा, तो आप जर जाइएगा। इसका मतलब ये है बिस्मार्क जो है मतलब जर्मनी के एकीकरण में मतलब ये मतलब मुख्य भूमिका थी या यही उत्तरदायी थे, ठीक ना। चलिए, आगे इसको देखते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। बात समझिए, यहाँ पे इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो
मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण करवाने में मतलब यही थे तीनों लोग। ये तीनों लोग अगर नहीं होते तो इटली का एकीकरण संभव ही नहीं था, ठीक ना। तो आप लोगों को इटली के एकीकरण में कौन संबंध नहीं है, मतलब उसमें था ही नहीं। तो देखिए ये बिस्मार्क थे, अभी अभी आप लोग जान रहे हैं, अभी अभी आप लोगों को बताए हैं बिस्मार्क की कौन से देश के एकीकरण का है। तो ये अभी अभी जर्मनी के, जहाँ पे बीस मारेगा तो जर जाइएगा, मतलब जर्मनी के ये बिस्मार्क थे, मतलब जर्मनी के एकीकरण में ये उत्तरदायी थे बिस्मार्क, अभी अभी बताए हैं आप लोग को। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इटली के एकीकरण में मतलब किसका संबंध में नहीं है, मतलब इटली के एकीकरण में, इटली में तो तीनों के है, इसका मतलब बिस्मार्क का नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क तो जर्मनी में थे, मतलब जर्मनी के एकीकरण कर रहे थे, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण किए थे। तो ये आप लोग को इटली के एकीकरण नहीं ना किए थे जी। तो इटली के एकीकरण कौन था? मेजिनी, मेजिनी का नाम जिउसेppe मेत्सिनी भी कहा जाता है, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। यहाँ पे देखिए आप लोग को इटली के एकीकरण यही है इटली, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये चित्र मिल रहा है आप लोग को देखने के लिए तो थोड़ा अच्छा ही दिखेगा, आप लोग को अच्छा ही लगेगा। देखिए मेजनी को इटली का आत्मा कहा जाता है, आत्मा मतलब जो मेजनी थे इटली के आत्मा कहा जाता है। चलिए काबूर मतलब काउंट काबूर, तो काउंट काबूर जो थे इटली के मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब दिमाग कहा जाता है। इन ये मतलब क्या थे? दिमाग थे, मतलब कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है, कहेगा जाएगा इटली के एकीकरण के कूटनीतिज्ञ कौन था, मतलब किसके दिमाग से या किसके बुद्धि से इटली का एकीकरण हुआ था। यही मतलब हर चीज़ जाल बिछाए थे, हर चीज़ मतलब नियम लगाने, कानून लगाने, यही काम किए थे काउंट काबूर, ठीक ना। चलिए गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में क्या थे? तलवार थे, मतलब ये देखिए ये पेशे से नाविक थे, मतलब गैरिबाल्डी जो थे पेशे से नाविक थे। ये भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में देता रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे, लेकिन ये मतलब नाव चलाने के साथ साथ ये युद्ध में और तलवारबाजी में महारत हासिल किए हुए थे। मतलब इनको बहुत सारा मतलब ये महारत हासिल मतलब बहुत सारा मेहनत परिश्रम करके अपने आप को उस लायक बना दिए थे। तो इनके से तलवारबाजी में जितना मुश्किल था, मतलब ये लड़ाई करवाने में मतलब बहुत माहिर थे, तो इसलिए गैरिबाल्डी को क्या इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे मेजनी को इटली के एकीकरण का आत्मा या ये कह सकते हैं मेजनी के एकीकरण के में ये क्या है, मतलब पैगंबर भी कहा जाता है, पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कई बार एग्जाम में दिया है। आप लोग देखिए जो प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं ना, बीबीडी गाइड है, ठीक है, ये देखिएगा सेम टू सेम बीबीडी गाइड में मिलेगा। तो बीबीडी गाइड ठीक है, आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को चित्र दिखा रहे हैं और भी कुछ बात बता रहे हैं ताकि जानकारी आप लोग को हो जाए। कुछ ट्रिक लगाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग को बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मेजनी का जो रोल है वो मतलब मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण के पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। अच्छा काउंट काबूर को कहा जाता है मस्तिष्क या कूटनीतिज्ञ, मतलब यही दिमाग दिए थे, ठीक। अच्छा गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ तलवार। हालांकि गैरिबाल्डी क्या थे पेशे से, मतलब क्या काम करते थे? ये नाविक थे। इनका फोटो नाव पे ही देखेंगे, दिखाएंगे भी आप लोग को, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है आप लोग को आ रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? अब देखिए इटली और जर्मनी के जो एकीकरण नहीं होने देना चाहता था वो कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देना चाहता था वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया मतलब क्या था ना, इटली और यहाँ पे आप लोग को जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। अब आप लोग ये बताइए हमको कि इटली के एकीकरण जब हुआ तो इटली के एकीकरण करवाने वाला कौन था? तो इटली के एकीकरण करवाने वाला था आप लोग को मेजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी, यही नहीं थे जी। अच्छा उसके साथ साथ में आप लोग को विक्टर इमैनुअल भी थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है, मेजिनी को मेत्सिनी के लिखा गया है, मेत्सिनी भी इनको कहा जाता है, यही मेजिनी है, ठीक ना। ये काउंट काबूर है, काबूर लिखा गया है, ठीक। ये गैरिबाल्डी है, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, गैरिबाल्डी है ना। और उसके बाद विक्टर इमैनुअल कहा जाता है, या मतलब विक्टर सेकेंड लिखा गया है, मतलब विक्टर इमैनुअल, ठीक ना। तो ये चारों लोग क्या थे, मतलब ये इटली के एकीकरण में सहायक थे, मतलब चारों लोग थे। तीनों लोग का ज़्यादा मददगार था, ये तो राजा थे, विक्टर इमैनुअल क्या थे, मतलब राजा थे इटली के, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहे हैं कि ये चारों के चारों इटली के एकीकरण में सहायक, मतलब यही करवाने वाला, ठीक। तो आप लोगों को मतलब इटली का भी एकीकरण चारों हो करवा दिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क करवा दिया। बिस्मार्क आप लोग को पता चल गया, जो मतलब लोहा के हेलमेट पहना था ना जी सिर में, यहाँ पे उसको दिखा देंगे, फिर से भी आप लोग को फोटो देखने को मिलेगा, फोटो देखिएगा ताकि मज़ा आएगा आप लोग को देखने में, समझने में, दिमाग में मतलब रखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए इटली के एकीकरण में ये तो चारों हो गए, तो तैयार थे, तो करवा रहे थे यही लोग। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क थे। एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था?
मतलब देश है आप लोगों को। तो इंग्लैंड नहीं था। इंग्लैंड को इन लोगों से क्या मतलब, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण हो जाता तो क्या दिक्कत था? कुछ दिक्कत नहीं था। कौन चाहता था इटली का एकीकरण ना हो? रूस से भी मतलब नहीं, रूस तो बेचारा अपने ही में बिजी रहता था। यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ही मतलब ये ऑस्ट्रिया मेटरनिक भी था। और उस समय आप लोग को इटली का और जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। इसलिए आप लोग को जो देश था ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। चौथा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर, और हाँ आप लोग को मेटरनिक जो थे, मतलब मेटरनिक आप लोगों को नाम है ना जी, तो ये ऑस्ट्रिया में थे। तो मेटरनिक क्या थे? ऑस्ट्रिया में, मतलब ऑस्ट्रिया के ये क्या थे? चांसलर थे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। यहाँ पे देखिए मेटरनिक जर्मनी में पूरा नाम, ओहो मेटरनिक के जर्मन में, हाँ हाँ देखिए ये मेटरनिक के जर्मन में पूरा नाम, मतलब मेटरनिक को जर्मन मतलब जर्मनी नामों में क्या कहा जाता है? तो देखिए इतना बड़ा नाम है मेटरनिक का, केवल हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेटरनिक का नाम है आप लोग को जर्मन में, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए दिया गया है जो आप लोग को 5 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं आप लोग, मान लीजिए एक खाना खिलाने का माहौल बना रहे हैं, तो हम विद्यासागर सर को भी बुलाएंगे खाना खिलाने के लिए, मतलब खाना खिलाने में तो मतलब गेस्ट के रूप में। तो हम विद्यासागर सर को बुलाएंगे और अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे, और भी 2-3 टीचर या मतलब जितने भी आप लोग के टीचर हैं उन लोगों को बुलाएंगे, और पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, जो भी है ठीक। तो आप लोग के लिए क्या किए वहाँ पे? वास्तुकार बन गए आप वो चीज़ रचना किए, वो चीज़ आप लोग शान दिखाएं वहाँ पे, मतलब करने का काम किए, ठीक। तो वही वास्तुकार कहलाता है। तो वास्तुकार कौन था? मतलब जर्मनी में एकीकरण जब हुआ तो इसका वास्तुकार मतलब वो करवाने वाला कौन था? तो देखिए जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था आप लोगों को पता है बिस्मार्क थे। कब थे? बिस्मार्क, मतलब ये बिस्मार्क थे। आप लोग कब का बात नहीं है, बिस्मार्क आप लोग को यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आप लोग को। तो जर्मनी के देखिए ऐसे भी तरीक बताए हैं आप लोग को। तो 20 मतलब 20 सांप 20 मारेगा तो जड़ जाएगा, मतलब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क। हालांकि फिर से फोटो देख लीजिए उनके, बिस्मार्क के जो है मतलब लोहा जैसा हेलमेट जैसा टोपी पहने ही है। आप बिस्मार्क के मूछ तो देख ही रहे हैं। चलिए विक्टर जो प्रथम है इनका भी मूछ देख रहे हैं। खैर ये भी देख लीजिए आप लोग, जर्मनी के एकीकरण के लिए मतलब उसका फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिस्मार्क हो गया। चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को डिस्टर्बेंस के रूप में दिखता होगा, उसके लिए हम सुविधा के लिए खेद चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मतलब ये होता होगा पीछे एक तो काला दिखता होगा, उससे आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं है। मेरा चेहरा से क्या लेना देना है, हम कलुआ रहेंगे या गोरा रहेंगे उससे मतलब नहीं है। हाँ शिक्षा मिलना चाहिए अच्छा क्वालिटी का, अगर मिल जाएगा ये शिक्षा तो आप लोग मेरे को सपोर्ट भी कीजिएगा, और आप लोग अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिएगा, बढ़ाइएगा, अपने आप को वृद्धि कराइएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 6 नंबर देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा जो ये दिख रहा है ना, तो मतलब प्रोजेक्टर हीट हो जाने के कारण, ये प्रोजेक्टर हीट हो जाने के कारण थोड़ा सा मतलब जो कलर है इसका धूमिल पड़ जा रहा है, मतलब काला दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये कारण है। खैर उससे आप लोग को लेना देना नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को 6 नंबर जो है 6 नंबर जो प्रश्न है देखिए दिए गए आप लोग को, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए ये कितना आसान आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया। आप लोग इससे पहले जब पहला क्वेश्चन देखे थे तो उसमें आप लोग ये देखे थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो हम बताए थे आप लोग को 1871 में हुई थी। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सीधा सा बात है, मतलब पहला क्वेश्चन ही 6वां में जाके एकदम उलट दे रहा है, पलट दे रहा है, चेंजिंग कर दे रहा है। तो आप लोग को चेंजिंग करने से तो मतलब नहीं है, आप लोग को पता चल जा रहा है। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, 6वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि के जो आप लोग को फोटो भी देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो दिया गया 1830, ध्यान दीजिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। देखिए 1830 में जब फ्रांस में शासन व्यवस्था लागू किया गया था तो 1830 में कैसा व्यवस्था था, तो ये आप लोग को संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र जो था आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिया है संवैधानिक राजतंत्र। और संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है देखिए बताते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी नियम कानून चलाने के लिए एक संविधान और शासन व्यवस्था चुना जाएगा, मतलब प्रतिनिधि सभा चुना जाएगा। अब प्रतिनिधि सभा द्वारा, जैसे हम लोग का कैसे संसद है, किसी का पार्लियामेंट, किसी के ड्यूमा, किसी के डाइट है, मतलब ये प्रतिनिधि सभा का नाम, ठीक। तो उसी तरह से मान लीजिए संवैधानिक मतलब नियम कानून से सब चलेगा, संविधान से चलेगा संवैधानिक। लेकिन राजतंत्र रहेगा, मतलब मालिक राजा ही रहेंगे, राजा रहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति नहीं रहते थे, ठीक, प्रधानमंत्री रहते थे। यहाँ पे चांसलर भी कहा जाता था प्रधानमंत्री को, ठीक ना। अब देखिए संवैधानिक
संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा ही चलेगा, लेकिन संवैधानिक मतलब नियम कानून से चलेगा। ये नहीं तो राजा जिसको चाहेगा उसको मतलब ये फांसी दे देगा या किसी को कैसे भी सजा दे देगा। हालांकि फिर भी मतलब लोग देखिए संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता था ना, राजा का ही प्रभाव रहता था। अब देखिए अब प्रतिनिधि सभा जो है मतलब हम राजा हो गए, अब प्रतिनिधि सभा में मतलब 20 लोग हैं, अब 20 लोग मान लीजिए नियम कानून से सजा सुनाएगा, लेकिन हम मेन राजा हैं, हम अगर एक हिंट हिंट दे दिए तो मेरे हिंट के इशारे पे लोग काम करेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो वही बात था, इससे भी लोग अच्छा खुश नहीं हुए। संवैधानिक राजतंत्र था तो 1830 की क्रांति के बाद में जो मतलब शासन व्यवस्था स्थापित हुआ वो था संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन अब आप लोग को बी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये न्याय की मूर्ति है, न्याय की मूर्ति है जो है आप लोग काले रंग का, ये आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, ये जो मतलब ये तराजू है ये बराबर दिखाया गया है, बराबर दिखाया गया है मतलब हम देखेंगे नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंच है कौन नीच है, कौन जाति का है कौन धनी है कौन गरीब है, उससे मतलब नहीं, हम देख ही नहीं रहे हैं, सबको बराबर फैसला सुना रहे हैं, मतलब बराबर सजा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब जो भी कानून के नज़र में मतलब जो गलती करेगा उसको सजा दिया जाएगा, न कि देख के या पैरवी के आधार पर दिया जाएगा। तो ये न्याय की मूर्ति में दिया जाता है। तो आप लोग राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, राजा वाला में, राजा वाला देख सकते हैं यहाँ पे जो तराजू है कम बेसी है, तो राजा जो है अपने अनुसार कम बेसी मतलब कर सकता है सजा, इधर उधर किसी को माफ भी कर देता है, किसी को सजा दिलवा देता है, राजा अपना मन से कर देता है, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए राजा जो थे मतलब इस तरह से, राजा एक तो ऊंचे नीचे मतलब तराजू भी रखते थे, किसी को कम सजा सुनाना किसी को ज़्यादा सजा सुनाना, या मतलब वो खुद सजा भी दे देते थे। और क्या थे, रानियों के साथ अपने मस्त रहते थे राजा लोग। इस तरह से राजा या शाही व्यवस्था से लोग जनता लोग उब चुका था, ठीक ना। आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोग को 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है लौ एवं रक्त की नीति, या रक्त और लौ, खैर लौ पहले देता है रक्त बाद में, खैर रक्त पहले भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। रक्त एवं लौ की नीति मतलब इसको कहा जाता है आप लोग को ब्लड एंड आयरन, मतलब रक्त एवं लौ, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, मतलब वो नीति किसने लाया था। तो रक्त एवं लौ की जो नीति था वो बिस्मार्क लाया था। कौन लाया था, बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति कौन लाया था, बिस्मार्क लाया था। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को सी हो जाएगा, रक्त एवं लौ की नीति। यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं आयरन एंड ब्लड, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये फ्रैंको रशियन वार मोड, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, यही है बिस्मार्क आप लोग को। अब बिस्मार्क ये है तो यहाँ पे देखिए ऑटो वन बिस्मार्क, और बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है आप लोग, ऑटो वन बिस्मार्क। आप लोग इस ये जान लीजिए। अब बिस्मार्क का जो अनमोल विचार है ये मैं देखिए, अब ये क्या थे, महान कूटनीतिज्ञ और जर्मनी के प्रथम चांसलर थे। ये जो थे जर्मनी के प्रथम चांसलर थे, ये लोहा जैसा मतलब एक मुकुट पहनते थे, मुकुट कहिए या हेलमेट कहिए जो भी कह लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 1815 से लेकर 30 जुलाई 1898 तक इनका मतलब जो मतलब ये जीवन काल था, ये जीवन काल चला था, ठीक। ये दिया गया है आप लोग को, यही थे आप लोग को ऑटो वन बिस्मार्क, ये थे आप लोग को जो फोटो में दिख रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क के अनमोल विचार। अनमोल विचार जो है आप लोग को वो देखिए, मतलब ये इनका विचार क्या था। तो ये कह रहे हैं मूर्ख अपनी गलती से सीखता है जबकि समझदार दूसरों की गलती से सीखता है। मतलब जो है मूर्ख अपनी गलती से सीखता है और समझदार जो है आप लोग को, ये समझदार दूसरों की गलती से सीखता है। मतलब आप लोगों को इसे मान लीजिए हम मूर्ख रहेंगे तो बार बार गलती करेंगे, तब सीखेंगे अरे यहाँ से गलती हो जा रहा है, तब हम अपना गलती सुधार करेंगे। तो ये मूर्ख का काम है। और जो जो समझदार लोग हैं वो दूसरा गलती किया उसकी गलती से सीख लेता है। ये ऐसा इनका विचार था, मूल विचार था। चलिए यहाँ पे ये क्या थे, तो जर्मनी के प्रथम चांसलर थे। मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है जर्मनी के प्रथम चांसलर कौन है, तो बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 9 नंबर कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। अब देखिए ये रहा आप लोग के लिए सुपर डुपर एकदम क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस जो है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था आप लोग को 1815 में हुआ था। सितंबर 1814 से जून 1815 तक हुआ था। सितंबर 1814 से जून 1815 में हुआ था। ये आप लोगों को वियना कांग्रेस, मतलब वियना कांग्रेस आप लोगों को सीधा सीधा देख सकते हैं 1815 में हुआ था। आप लोग जो ये जान गए जून से, सॉरी मतलब सितंबर से लेकर जून तक चला था। चलिए यहाँ पे आप लोग मतलब सितंबर 1814 से लेके मतलब ये चला था आप लोग को जून 1815 तक, यानी आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को, देखिए 9 नंबर जो था वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये प्रश्न आप लोग को पिछले कई बार आया हुआ है, आने की संभावना भी है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, यही है आप लोग को देख सकते हैं कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो कांग्रेस के हस्ताक्षर जो होता है ना, वही चीज़ है असली, ठीक। चलिए यहाँ पे ये कांग्रेस जब हुआ था तो ये बांटा जा रहा था, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है चित्र। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे देखिए आप लोग को
मार्टिन लूथर कौन थे? देखिए मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर आप लोग बता दीजिएगा आसानी से, रुक जाइए। मार्टिन लूथर, अब देखिए इनके विचारों को समझिए और सुनिए। विचार सुनिएगा समझिएगा तो कुछ तो आप लोगों को नॉलेज होगा ही। यहाँ पे देखिए ये विचार मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है, सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। मतलब सही काम करना है तो उसमें देखना नहीं है कब सही समय है, सही समय आने पे हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही समय मतलब सही काम को करने के लिए सही समय हर क्षण रहता है, कभी भी करिए, ठीक। अब चलिए देखिए, अगर यहाँ पे दूसरा बात भी लिखा गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ये लिखा गया है, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, दौड़ नहीं सकते तो चले, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चले, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भी बात कितना अनमोल है और कितना अच्छा से लिखा गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताइए क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मतलब क्या चीज़ का टेंशन कर रहे हैं। तो ये समाज के बारे में देख रहे हैं, समाज को ये नियम दे रहे हैं, समाज को बता रहे हैं। इसका मतलब आप लोग को ये है कि ये समाज सुधारक थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। जो आप लोग को यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये समाज सुधारक थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को और भी एक उनका विचार है मार्टिन लूथर किंग का। यहाँ पे देखिए, अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आप जो भी करो आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर 11 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? देखिए बहुत ही सुपर डुपर लाजवाब एकदम मस्त चटक पटक क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? मतलब विक्टर इमैनुअल जो थे ये आप लोग को राजा थे और काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने थे। यही है विक्टर इमैनुअल। क्या है? विक्टर इमैनुअल। यहाँ पे चित्र इनका देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ये है विक्टर इमैनुअल है। उसके बाद जो ये है आप लोग को, ये है आप लोग को मतलब ये काउंट काबूर है। मतलब यहाँ पे विक्टर इमैनुअल। ये देखिए इनका मूछ कितना तगड़ा वाला है, मूछ इनका बहुत ही तगड़ा वाला है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं मूछ जो है आप लोग को इतना तगड़ा है। यहाँ पे ये है आप लोग को मतलब काउंट काबूर। तो काउंट काबूर और ये विक्टर इमैनुअल, तो विक्टर इमैनुअल राजा थे और ये अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को चुने थे। तो देता है एग्जाम में कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद के लिए चुने थे या कौन सा पद दिए थे? तो ये आप लोग को आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 11 का जो आंसर है आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों लोग मिले हुए हैं, ठीक ना। चलिए यही है आप लोग को विक्टर इमैनुअल, ठीक। ये है प्रधानमंत्री काउंट काबूर, ये दोनों लोग मिले हुए हैं, ठीक। आगे आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप लोग को 12 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशा मतलब होता है काम करना। जैसे मान लीजिए हम एक कॉमेडियन है, ठीक, या हम मतलब कोई भी मेरे से कुछ अच्छा राय लेता है, देते हैं या कुछ करते हैं, तो हम पेशे से मतलब ये हमारा काम नहीं हुआ। मान लीजिए हम मार्केट में रह के कॉमेडी कर लेते हैं या गाना गा लेते हैं या कुछ कुछ हम काम कर लेते हैं, ठीक। तो वो तो मान लीजिए फैशन के तौर पे हम कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन आप लोग को पेशा भी तो होता है। तो पेशा क्या था? मतलब पेशा माने इनका काम धंधा रोजगार ये क्या था? तो ये थे आप लोगों को नाविक। क्या थे? नाविक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग को अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो मतलब ये आप लोग को काउंट काबूर है, मतलब सॉरी ये आप लोग को गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को नाव चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? नाव चला नहीं रहे, मतलब नाव पे ही सवार हैं। यहाँ पे आप लोग यही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा टकला है, यहाँ पे दाढ़ी भी है, टकला और दाढ़ी है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो टकला और दाढ़ी है। आप लोग को ये बात बताए हैं जब इटली के एकीकरण में कहा जाता है गैरिबाल्डी को, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, आप लोग को बताए थे, और नाव वाला फोटो भी दिखा दिए। हम ये भी बोले हैं आप लोग को, तो गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। यहाँ पे तलवार देख सकते हैं, गैरिबाल्डी यही है, ठीक। तो पेशा से नाविक था। ये प्रश्न एक गैरिबाल्डी से देता है और कहेगा मतलब इटली एकीकरण का तलवार किसे कहता है? तो गैरिबाल्डी को ही कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है आप लोग 13 नंबर। 13 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहता है? बाहर मरीज, यूरोप का मरीज मतलब आप लोग सिकनेस ऑफ यूरोप। यहाँ पे देखिए आप लोग को यूरोप का मरीज जो है टर्की मतलब तुर्की को कहा जाता है, यही है यूरोप का मरीज। यहाँ पे देख सकते हैं एगो मरीज है, मरीज को लोग घेर के सामने ये बैठा हुआ है, मतलब इस तरह से घेर के खड़े हुए हैं। इसकी रानी है और भी कोई है, कोई ऑफिसर है,
ठीक ना। तो ये मतलब मरीज मतलब मरने के कमज़ोर लोग होता है। तो यही जो मतलब इटली के साथ मतलब ये तुर्की के साथ था। तो यूरोप महादेश जो है ना, यहाँ पे पृथ्वी पे में देख रहे हैं, तो यूरोप महाद्वीप जो है उसमें सबसे कमज़ोर तुर्की पड़ गया था। अब देखिए मरीज उसको कहा था मतलब पहले बड़ियार रहिए, पहले मजबूत रहिए, अब बाद में किसी न किसी कारण से आप कमज़ोर हो जाइए तब मरीज कहा जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से तुर्की था। तुर्की पहले मजबूत था, अच्छा था, लेकिन बाद में चल के ये कमज़ोर हो गया। यानी 13 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को तुर्की। यानी आप लोग को यूरोप का मरीज किसे कहता है? तुर्की को। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। 13 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है यंग ईवा यूरोप इटली की स्थापना। यहाँ पे देखिए यंग या ईवा कहिए, दोनों में से कोई एक कहिए। चलिए हम यंग कहते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? या यंग इटली का स्थापना किए कैसे, मतलब कौन किया था? या ऐसे भी कहा जा सकता है ईवा यूरोप का स्थापना किसने किया था? ईवा इटली का स्थापना किसने किया था? या किसके द्वारा हुआ था? अब देखिए आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब कभी दिया ही नहीं है ईवा वाला। ईवा होता है लेकिन ईवा वाला नहीं दिया है, यंग दिया है। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? या यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो आप लोग यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना जो किए थे ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये आप लोग को हुआ था ये मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी द्वारा। यानी आप लोग का जो 14 का आंसर है आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना कौन किया था? तो मेजनी। यही है मेजनी, थोड़ा टकले हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं दाढ़ी रखते हैं, ठीक। यहाँ पे ये देख सकते हैं नीचे में कुछ चित्र भी दिखाया गया है आप लोग को। ये यंग मतलब जवान जवान, ये मतलब एक सेना तैयार किए थे, उसको कहा जाता था यंग यूरोप, नहीं तो यंग इटली, ठीक। वो सेना था इनका, मेजनी का। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आप लोग को। यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बहुत ही सुपर लाजवाब क्वेश्चन। अब देखिए कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जो कि जर्मनी का एकीकरण करा दिया या एकीकरण पूरा हो गया? तो आप लोग को जो युद्ध है सेडान के युद्ध है। कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं सेडान का युद्ध कहाँ है जी ऑप्शन में? सेडान के युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी है। सेडान के युद्ध होने के बाद ही मतलब ये जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जब सेडान का युद्ध हुआ तब जाके जर्मनी का एकीकरण हुआ। और सेडान के युद्ध आप लोग को देख सकते हैं 1 सितंबर 1970 को मतलब कहा जाता है। ये प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये किसके बीच? जो सेडान का युद्ध हुआ था। तो ऐसे पूछता है सेडान का युद्ध, तो सेडान का युद्ध जो हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसमें जीता कौन था? तो प्रासा जीत गया था। जो सेडान के युद्ध में प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसमें प्रासा विजयी हुआ था। यानी आप लोग को ये जब कहेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जब ये प्रासा जीत गया, ठीक ना। मतलब फ्रांस हार गया। फ्रांस नहीं हारता तो जितने ही नहीं देता लोग, है ना। मतलब प्रासा जीत गया। प्रासा किस युद्ध में जीता? सेडान के युद्ध में। सेडान युद्ध में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो प्रासा और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था, उसमें प्रासा जीत गया था, ठीक ना। ये हुआ था आप लोग को 1 सितंबर आप लोग को ये 1 सितंबर के हुआ था। ये जो साल था 1970 था। तो सेडान का युद्ध 1970 में हुआ था। ये भी बात आप लोग जान लीजिए। ये आप लोग को चित्र यहाँ पे दिया गया है सेडान के युद्ध वाला, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का हो रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसे बात समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई बड़ा महान आदमी रहते हैं, या मान लेते हैं, और आप लोग मेरे से प्रेरित होइएगा। हम जो बात बोलेंगे उस तरह के बात कीजिएगा, उस तरह से समझिएगा, या उस तरह के बातों विचार पे चलिएगा। तो आप लोग उस तरह के बात विचार पे चलिएगा तो आप लोग मेरे से प्रेरित हैं, मतलब मेरे कहा गया या मेरे द्वारा बताए गए राहों पे चल रहे हैं। मतलब आप लोग को उसी तरह से यहाँ पे देखिए यूरोप वासी, मतलब जो यूरोप के मतलब यूरोप महाद्वीप में रहने वाले लोग थे, तो यूरोप वासी मतलब के लिए क्या था? किस देश के ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था, मतलब उद्देश्य है। और देश के ज्ञान विज्ञान लेकर मतलब पूरा यूरोप वासी अच्छा हुआ, तो वो यूनान था। क्या था? यूनान। इसको आप लोग को यूनान को कहा जाता है, आप लोग को ग्रीक क्या कहा जाता है? यूनान को ग्रीक कहा जाता है। यूनान को ग्रीक कहा जाता है। इसकी राजधानी अगर कहेगा तो एथेंस। राजधानी क्या है? एथेंस। यूनान का राजधानी क्या है? एथेंस, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन यूनान के आकाश, बादल और बिजली के देवताओं के राजा जीसस अर्थात इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए। अब देखिए इंद्र जो है यहाँ पे देवता है इंद्र, इंद्र जो है हाथ में वज्र लिए हुए, ये फोटो है। जीसस मानता है या मतलब इंद्र मानते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए
ये उसी इंद्र के भी फोटो है, मतलब फोटो है। ये हाथ में क्या लिए हुए हैं, वज्र लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वज्र। ये प्रतिमा है, ये भी उनके प्रतिमा मतलब कलकारी किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए द रिपब्लिक, प्लेटो ये लिखे हैं, प्लेटो भी इनमें मतलब यूनान के बारे में लिखे हैं। यूनान देश के बारे में बहुत सारा जानकारी विशेषता बताते हैं। यूनान देश में संस्कृति सभ्यता बहुत अच्छा था, या यूनान देश ऐसा था, तो यूनान से लोग प्रेरित होते थे, यूनान से सीखते थे। यूनान से मजबूत मतलब सीखना या यूनान से कुछ यूनान जैसा करना, वो पूरा यूरोप वासी चाहता था। इसलिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत माने रहा अच्छा रहा, तो वो था यूनान का। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। 16 का आप लोग को बी हो गया। आगे देखते हैं 17 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। महादेश है वो आप लोग को यूरोप, क्योंकि आप लोग को जो पाठ ही पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, और उसी में देखिए पढ़ने के लिए मिलता है इटली और जर्मनी के बारे में। जो इटली और जर्मनी है मतलब वर्ल्ड मैप देखिएगा, और वर्ल्ड मैप में जाइएगा यूरोप में, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ है आप लोग को जर्मनी, यहाँ है आप लोगों को इटली। यहाँ पे देखिए इटली को ऊपर कर देते हैं, यहाँ जर्मनी और यहाँ इटली है आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग 17 का सीधा सीधा आप लोग को यूरोप हो जाएगा, यूरोप महादेश में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 17 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 18 नंबर देखिए, 18 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है आप लोग को, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य, तो देखिए जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये हैं आप लोग को कह रहे हैं, अपना वादा बरकरार रखने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी से वादा ही मत कीजिए, लेकिन वह काम कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है ये नेपोलियन बोनापार्ट का कहना ये है कि अपना वादा बरकरार करना है, मतलब अपना वादा पे बरकरार रहना है, अपना वादा पे पूरा अगर रहना है तो आप लोग किसी से कोई वादा ही मत कीजिए, लेकिन वो काम कर दीजिए। यही आप लोग को वादा हो गया। तो यही है आप लोगों को यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग को नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। यानी आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन है क्या जी, नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन अच्छा नेपोलियन तृतीय है, ये दूसरा है, नेपोलियन बोनापार्ट होगा आप लोग को। यानी 18 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। चलिए यहाँ पे आप लोग 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आगे देखिए। 19 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों को कह रहा है क्या, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई है। मतलब देखिए वियना कांग्रेस द्वारा, मतलब वियना कांग्रेस कौन सा मतलब जो फ्रांस के अंदर मतलब पहले भी व्यवस्था था, फ्रांस के अंदर कौन सा व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था में बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश था वहाँ पे। अब फ्रांस में कुछ समय के लिए बुर्बो राजवंश हट गया, यहाँ पे आप लोगों को कुछ समय मतलब जो वियना कांग्रेस चला, वियना कांग्रेस जो ला दिया फिर से स्थापना कर दिया, ये आप लोगों को बुर्बो राजवंश को ला दिया, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना की गई, मतलब शासक वंश में फिर ऐसा ही व्यवस्था लगाया गया, तो बुर्बो राजवंश के, या बुर्बो राजवंश से यहाँ पे लुइस लावा के बारे में देख रहे हैं। ये तो राजा रानी ये लोग बहुत मशहूर ही हैं। आगे देखिए किताब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। किताब जो लोग को देखिए नहीं पढ़ता है या पढ़ना भी है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम देखिए 4 घंटा का लाइव क्लास चलाते हैं, उसमें जो लोग ज्वाइन है वो लोग पूरा डिटेल से ये चीज़ पढ़ता है, पढ़ रहा है, वो लोग पढ़ा रहे हैं हम अच्छा से। 4 घंटा का लाइव क्लास में पढ़ रहा है, 1 घंटा का टेस्ट भी लेते हैं वो लोग को, वो लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को 80% रिजल्ट लाना है आप लोगों में से, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा नंबर जो दिया गया है आप लोग के लिए, यहाँ पे नंबर लिख देना चाहेंगे हम। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम जरूर बताइएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए। यहाँ पे पढ़ने के लिए जो मतलब माध्यम है आप लोग को, यहाँ पे यूट्यूब से कई गुना बेटर है आप लोग को। जैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछना है मेरे से, तो आप लोग डायरेक्टली अपना माइक ओपन करेंगे, पूछ सकते हैं वहाँ क्लास के अंदर ही। यूट्यूब जैसा नहीं है तो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और बोल के भी पूछ सकते हैं। अच्छा टीचर आप लोग को कैमरा ऑन करवा के देखते भी रहेंगे, मतलब इस तरह का माहौल है वहाँ पे पढ़ने का। मतलब हर चीज़ आप लोग को अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ाई करना शुरू कीजिए, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज या अच्छा ज्ञान
की प्राप्ति हो। तो चलिए खैर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आप लोग को वीडियो आएगा उसमें 21 नंबर क्वेश्चन से सोल्व किया जाएगा। वो भी वीडियो आप लोग पूरा पूरा देखिएगा। आप लोग को इस तरह से जितने भी वीडियो आएगा वो एक प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगा, आप लोग को पूरा का पूरा प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग को लाइक तो कीजिएगा, हिंचरी कीजिएगा, और सभी लोग के बारे में जानकारी दे दीजिए। VSK विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर तैयारी चल रही है ज़बरदस्त, आप लोग वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों, यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो है आप लोग को 20 नंबर कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। वाह, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है जो 20 नंबर कह रहा है आप लोग को। यहाँ पे जो ये आप लोग को मतलब ये युद्ध हुआ था मतलब सन 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में। आप लोग को बताए हैं, ये मत कहिएगा मत नहीं बताए हैं, हम बताए हैं इसी वीडियो में, फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ है। आइए युद्ध क्या था, सेडान के युद्ध। क्या सेडान की युद्ध, इसमें जीता कौन था, तो प्रासा जीत गया था। प्रासा जीत गया तभी जाके जर्मनी के एकीकरण हुआ, ये भी आप लोग को बताए हैं। जर्मनी के एकीकरण मतलब किस देश का मतलब विजय होने पर हुआ था, या मतलब कौन सी युद्ध के बाद हुआ था, ये बताएं। तो सेडान की युद्ध, सेडान की युद्ध हुआ था 1870 में। ये मतलब फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध चला था, ऐसे प्रासा विजय हो गया था, ठीक ना। चलिए अगर आप लोग यहाँ पे कहेगा सेडान की मतलब यहाँ पे आप लोग सेडान या सेडान भी लोग बोलता है, सेडान कहिए। तो सेडान की राजधानी कहाँ है आप लोग को, तो खार्तूम होगा। यानी आप लोगों को खार्तूम से जानकारी नहीं है, लोगों को नहीं जानता है, लेकिन खार्तूम होगा आप लोग को। लेकिन याद रखिएगा 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध हुआ था, वो युद्ध सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेडान के युद्ध में प्रासा विजय हुआ था और फ्रांस हार गया था। तो खैर यहाँ पे सेडान के कुछ दृश्य दिख रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को यहाँ पे सीधे सीधा दिखा ही देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को सीधा सीधे यहाँ पे देखिए हम शुरू से मतलब दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे दिखाना ताकि अनिवार्य है। यहाँ पे चलिए जो शुरू में है आप लोग को, खैर आ ही गया। चलिए खैर आप लोग से एक बात और रिक्वेस्ट है, अगर जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। चलिए यहाँ पे आप लोगों को वीर कोचिंग सेंटर जो है आप लोग देख सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है 8340453964। तो आप लोग को ये पाठ जो था आप लोग को एक पाठ, ये पहला वीडियो है। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि जब तक तैयारी कर चल रहा है मतलब लाइव क्लास चल रहा है उसमें ज्वाइन हो जाने के लिए, ताकि हम आप लोग के लिए पूरा पूरा पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ और अच्छा मार्क्स दिला पाएँ। 80% रिजल्ट की गारंटी है वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए आप लोग ज्वाइन होइए अच्छा से और अच्छा मार्क्स लाइए। तो आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।